नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पीसीएस टाइम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने एनटीपीसी के वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 1 पर चर्चा किया था। साथ ही ये बताया था कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं। आज हम सेट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से सेट नंबर 2 में कितने सवाल पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर के हुए सेट नंबर 2 को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से सवाल होते हैं और साथ ही करेंट अफेयर से भी सवाल होते हैं। तो मैंने मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस को एक पार्ट वाइज पार्ट में बांट कर आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैथ के जो सवाल आते हैं ये घटता बढ़ता रहता है। कभी रीजनिंग को कम कर दिया जाता है, कभी मैथ को बढ़ा दिया जाता है। जनरली मैथ 30+ ही दिया जाता है। देखिए, जैसे सेट नंबर 2 में जरा सा आप देखेंगे दोस्तों, सेट नंबर 2 में जो मैथ के सवाल पूछे गए हैं मैंने पिछले सेट के जैसा ही अर्थमेटिक, ग्राफ और एडवांस की तरह बांटा है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बांट रहा हूं ताकि अगर अर्थमेटिक में आपके मार्क्स गिरते हैं तो आप अर्थमेटिक को बेहतर करें, अगर आपके ग्राफ में मार्क्स गिरते हैं तो आप ग्राफ को बेहतर करें, या फिर एडवांस को बेहतर करें, एडवांस में अगर नंबर गिर जाते हैं तो दोस्तों अर्थमेटिक में यहाँ 29 सवाल पूछ दिए गए हैं सेट नंबर 2 में। साथ ही ग्राफ में 10 सवाल पूछे गए हैं और एडवांस मैथ से 4 सवाल पूछे गए हैं। तो अगर हम मैथ को ही सिर्फ जोड़ें तो आप देख रहे होंगे कि 29, 10, 39 और 4 43 नंबर का सवाल पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर मैथ के ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। रीजनिंग के मात्र 18 सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है कि मैथ कहीं ज़्यादा आ रहा है, कहीं रीजनिंग ज़्यादा आ रहा है। आपको मैथ और रीजनिंग को जब भी आप सेट बनाएं तो कंबाइंड में आप इन्हें गिनें, इन्हें 60 नंबर की तरह देखें, ना कि 30-30 के रूप में देखें। दोस्तों, 60 या 61 नंबर, यहाँ पर 61 नंबर का पूछा गया है। आप जनरल इसे 60 नंबर लेकर चलें और 60 नंबर में कोशिश करें कि आप 55+ मार्क्स उठाएं, क्योंकि देखिए एनटीपीसी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग बढ़िया है तो आप 80% एनटीपीसी निकालने के योग्य हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के जो एग्जाम में सवाल आए हैं उनके बारे में मैंने ये बताया है कि कौन कौन, देखिए यहाँ पर कितने पार्ट में बटा हुआ है। मैथ के 3 पार्ट को मैंने बांटा है, साथ ही रीजनिंग के सवालों को मैंने यहाँ पर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ जीएस की बात करते हैं। ये तो मैथ के हो गए कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें हमें 55+ करना है। ये चाहे किसी भी रूप में पूछे जाएं। कभी हो सकता है ग्राफ आपके 5 कर दिए जाएं, अर्थमेटिक बढ़ा दिए जाएं, कभी हो सकता है एडवांस बढ़ा दिए जाएं। लेकिन आपको डरना नहीं है, एडवांस की संख्या तो वैसे ज़्यादा नहीं बढ़ती है, फिर भी आपको कोशिश करना है कि हम सारे सवाल को बनाएं। देखिए दोस्तों, अब अगर हम जनरल जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स आते हैं, अगर उनके बारे में हम चर्चा करें तो मैं इसे 3 भागों में बांटकर आपको तैयारी कराना चाहूँगा। दोस्तों, जनरल जो स्टडी पेपर होता है जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स को रखा है, ये मैंने पिछले सेट में भी रखा था। साथ ही जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को रखा था। यहाँ पर एक आपका साइंस एंड टेक मैंने लिखा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे आपका हो गया अंतरिक्ष से संबंधित सवाल, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन पहुँचा, अंतरिक्ष में सबसे पहला वायुयान मतलब उपग्रह सेट होने वाला कौन है। तो ये सब जो सवाल आते हैं उसे मैंने टेक्नोलॉजी में रखा है। देखिए, वो हर सेट में 2-3 सवाल पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसे एक पार्ट बना दिया। देखिए, तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और टेक चारों को आपको पढ़ना है। तो अगर इन सब की चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स से 3 सवाल, केमिस्ट्री से 1, बायोलॉजी से 4 और टेक्नोलॉजी से 3 सवाल पूछे गए हैं। सब मिला के जो साइंस के पोर्शन है उससे 11 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। साथ ही जनरल स्टडी पेपर से 11 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। पिछले सेट में आप देखे होंगे जनरल स्टडी ज़्यादा सवाल है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कब कौन से सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है। ये आपको सेट मारते मारते पता चल जाएगा कि कब हमें कौन सी चीज़ को पढ़ना है। देखिए, अदर सब्जेक्ट में मैंने मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, करेंट और कंप्यूटर को रखा है। मिसलेनियस से यहाँ 9 सवाल थे, स्पोर्ट्स से 4 सवाल, करेंट से 2 सवाल और कंप्यूटर से 2 सवाल पूछे गए, यानी 17 क्वेश्चन सिर्फ आपके अदर पार्ट से पूछे गए हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अदर पार्ट का जो है एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए दोस्तों, अगर आप इन सब के टोटल यहाँ क्वेश्चन 39 पूछे गए हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में 61 सवाल पूछ दिए गए थे, तो आपको 39 हो या 40 हो, यही रहते हैं 39-40 का आप 40 एक औसतन लेके चलें और आपको उसमें 25 क्वेश्चन सही करना होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम मेरिट तक पहुँचें और रिजल्ट दें, इसके साथ मेरा मेंस भी हो, तो हम कहेंगे कि इसकी तैयारी आप बहुत बेहतर रखें। याद रखिए, पिछले बार मैं बेहतर नंबर ला करके भी इसमें मेरिट में छट चुका हूं दोस्तों। तो आपको कोशिश करना होगा कि इस बार आप बढ़िया तैयारी कर करके लेकर चलें, कमी कहीं पर ना छोड़ें।
तो देखिए 55 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन जीके जीएस में से आपको लेकर के उसी 80 नंबर का टारगेट लेके चलना है। आप यकीन मानिए अगर बढ़िया से आप सारे सेट को मारते हैं तो मैथ और रीजनिंग तो आपका कवर हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। साथ ही जीएस पर भी आप 25 तो नहीं लेकिन 15-10 सिर्फ सेट से ही बना लीजिएगा। तो 10 क्वेश्चन ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा बात और हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इन तीनों में हमें सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए कुछ बोलेंगे तो सबसे पहले साइंस पढ़ने बोलेंगे, क्योंकि साइंस से हर चैप्टर में या हर सेट में 10 से प्लस सवाल हैं। तो आपको ये कंफर्म है कि साइंस से 10 से प्लस सवाल आएंगे और आप इसको कवर करिए ही करिए, क्योंकि इसको आप मत छोड़िए। और इसके सवाल ज़्यादा हाई नहीं आते हैं, बहुत आसान तरीके से सवाल पूछाते हैं साइंस के। थोड़ा सा जो आर्ट्स पेपर है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा नाम अलग होते हैं और पढ़ना भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इन सब साइंस के जो सवाल हैं आप एसपीडी किताब से भी देखेंगे तो साधारण में आप इसे पकड़ सकते हैं। और मिसलेनियस स्पोर्ट्स ये सब जो चैप्टर हैं, देखिए जब आप लूसेंट के बुक को विविध पार्ट को देखेंगे तो उसमें मिसलेनियस हम कहते हैं, और विविध पार्ट में से 9 सवाल हैं। अब कहिएगा कि सर यहाँ से 9 सवाल कैसे आ रहे हैं? जैसे देखिए शास्त्रीय से कभी संगीत से दे दिया जा रहा है, तो कभी खेलकूद में स्पोर्ट्स से दे दिया जा रहा है। तो आप विविध और खेलकूद पार्ट को जरूर पढ़ें। सबसे पहला कभी पूछ दिया जा रहा है, कभी किताब का राइटर का नाम पूछ दिया जा रहा है, तो उन चीज़ों को मैंने विविध में रखा है। और साथ ही स्पोर्ट्स में कुछ चीज़ों के नाम रखे हैं। और करंट और कंप्यूटर से, देखिए करंट और कंप्यूटर की बात करें तो करंट आप पर दिन डे बाई डे लिखते चलें। कोशिश करें कि पिछले 6 मंथ का, ऐसा नहीं कि आज अब परीक्षा 2 मंथ में है तो आप 2 मंथ अब का करंट अफेयर्स लिखने से आपको फ़ायदा होगा। आप 6 मंथ पहले का लेके चलें करंट अफेयर्स, यानी फरवरी इस साल का शुरू से आप जनवरी से लेकर करंट अफेयर्स देख लें। करंट अफेयर्स का कभी कभी सवाल ज़्यादा होता है परीक्षा में, तो हम कहेंगे कि आप कमजोरी ना बना के चलें, कोशिश करें कि ज़्यादा मेरी तैयारी रहे। उसके बाद साइंस के बाद मैंने अदर्स को यहाँ पर वैल्यू दिया है। अदर्स को इसलिए क्योंकि यहाँ से भी 10 सवाल हर हाल में रहता है। ये दोनों कन्फर्म हो चुका है दोस्तों। जब ये कन्फर्म होगा तो तीसरा भी अपने आप कन्फर्म हो जाता है कि 10-12 सवाल 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको तीनों पार्ट पर कोशिश करना है। अगर किसी पार्ट को आप कमजोर छोड़ते हैं तो आपके वो अधूरे नंबर चले जाएंगे और आपके रिजल्ट शायद मुश्किल में पड़ जाए। तो दोस्तों आप इसमें साइंस, अदर्स और जनरल स्टडी सभी को लेकर चलें। देखिए दोस्तों, सेट नंबर जो 1 और 2 हैं, इसमें मैथ और रीजनिंग को बनाने से या सारे सेट को बनाने से मैथ रीजनिंग आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। 72 सेट लगभग 3 वॉल्यूम में है, और तीनों वॉल्यूम को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए काफ़ी सारे सवालों को मैथ रीजनिंग को आप देख लेते हैं। खास के रेलवे के आसानी सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। और जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उसके लिए आपको सिर्फ पढ़ना है। और अदर सब्जेक्ट और जो ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी हैं उनके लिए जैसे आप पढ़ रहे हैं लूसेंट बुक या एसपीडी बुक देख रहे हैं, तो आप उन सब चीज़ों से कमांड कर सकते हैं। इनके लिए बहुत हाई फाई बुक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साथ ही सवाल के आप ये भी देखें कि सेट में पिछले साल जो है एनटीपीसी में क्या पूछा गया था, या हाल फिलहाल का जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो आपको कोशिश करना है कि कमांड करें। चलिए आइए हम आज से सेट नंबर 2 के जो हैं उसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसे हम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं दोस्तों। ले लीजिए, ठीक है, मिटा रहे हैं। तो देखिए सेट नंबर 2 का सबसे पहला सवाल है कि यदि जानवी 1,25,000 रुपये, सबसे पहला सवाल है सेट नंबर 2 का, यदि जानवी 1 लाख पी का वैल्यू दिया हुआ 1,25,000, 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर पर आर का मान दिया हुआ है 8%, और 2 वर्ष के अंत में टाइम दिया हुआ है, 2 वर्ष के अंत में कितना धन अदा किया जाएगा या कितना राशि उसको देना होगा, अमाउंट पूछा गया है। आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो इसको बनाने के लिए हम 3 मेथड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सारे मेथड से बनता है। तो सबसे पहला मेथड बनाने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा सकते हैं। 1,25,000 गुने 8% का ब्याज 2 वर्ष के लिए, तो 108/100 गुने 108/100। तो ये तो हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है इसको बनाने के लिए कि दूसरा मेथड है 1,25,000 का 8% निकाल लीजिए। तो 2 शून्य कैंसिल, 8 और 25 200, 1,000 पर 1 शून्य यानी 10,000 रुपया। ठीक है, अब फिर 10,000 रुपया जो आपका आया इसका 8% निकाल लीजिए। तो 2 शून्य कैंसिल, तो कितना हो गया 800 रुपया। तो इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना, क्योंकि 2 वर्ष के लिए रहता है, 3 वर्ष के होता है तो 3 से गुना करते हैं। तो 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20,000।
इसको 8 से गुना कीजिएगा तो 800, तो 20,800 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो पहले से 1,25,000 था, 20,000 और जोड़िएगा तो हो जाएगा 45,000, 1,45,800 ये हो गया। ये हो गया दूसरा मेथड। देखिए आंसर नंबर बी में आपके बैठे हुए हैं। और तीसरा मेथड है कि आप 8 दूनी इसको 2r² पर बना लीजिए। तो 8 दूनी 16, 8 8 64, 16.64 ये निकल गया ब्याज डायरेक्ट एक बार। अब ब्याज को निकाल के मूलधन के 1%, मूलधन का 1% है 1250, इससे गुना कर दीजिए, निकल जाएगा ब्याज। और इसमें अगर आप डायरेक्ट 116 कर दीजिएगा इसको तो एक के बार निकल जाएगा अमाउंट। अगर 16.64 रहेगा तो ब्याज निकल जाएगा, और 116 कर दीजिएगा तो हो जाएगा अमाउंट। क्यों हो जाएगा? तो ब्याज में अगर 100% जोड़ दिया जाता है तो अमाउंट बन जाता है। तो ब्याज हो गया 16.64, 100 जोड़ दिए थी क्यों, कितना हो गया 116.64, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मेथड के द्वारा आप चक्रवृद्धि ब्याज बना सकते हैं। ऐसे क्लास में हम इन सब चीज़ों को समझा चुके हैं। चलिए अभी सेट प्रैक्टिस है तो कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में ही थोड़ा समझाएं। चलिए आते हैं पॉइंट पर, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, इसका मान P है, इसका मान Q है, इसका मान R है। कहता है PQ का मान 6 है और QR का मान 8 है। तो कहता है यहाँ पर PQR का मान 90 डिग्री है, तो PR का मान बताइए, यहाँ से यहाँ तक का मान बताइए। तो यहाँ जब इसका मान निकालना हो तो इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 6 के स्क्वायर 36 और 8 के स्क्वायर 64, यानी 36 और 64 कितना 100। तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से विषम शब्द का पता लगाएं। वेबकैम, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन। देखिए वेबकैम एक प्रकार का कैमरा होता है, और ये सिस्टम वगैरह देखते होंगे जब आप आधार कार्ड बनाने जाते होंगे तो देखते होंगे छोटा सा कैमरा लगा होता है, या ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ कैमरा लगा होता है, उसे वेबकैम कैमरा बोलते हैं। स्पीकर, डिजिटल कैमरा, आप जानते हैं डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन में भी कैमरा होता है। तो इन तीनों में कैमरा होता है, लेकिन स्पीकर जो है उसमें कैमरा नहीं होता है, तो स्पीकर इसमें अलग चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। 3 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या 4 है कि साइन ए बराबर और खाली स्थान है गुना कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हो, इसी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर का मान x मान लेते हैं। अच्छा ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या में आ जाएगा भाग में। तो लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए बराबर कितना x, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो ए है थीटा जगह पर, तो हो जाएगा x का वैल्यू कितना टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर देखिए टेन थीटा कहाँ है, बी नंबर में लिखा हुआ है, तो बी आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है 50 व्यक्तियों का एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिख सकते हैं। देखिए मान लेते हैं ये कार्यालय है और इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 50 व्यक्ति हैं। कहता है 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिख सकते हैं, यानी राइट हैंड से लिखने वाले लोग कितने हैं 18 को। ठीक है, कहता है लिख सकते हैं 26 लोग बाएं हाथ से लिख सकते हैं, इसमें जो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले हैं वो 26 लोग हैं। और कहता है 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं, और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों हाथ से लिख सकता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ये कितने लोग हैं 2 लोग। तो कहता है बताएं कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप 2 लोग दोनों लिख सकता है, तो अगर सिर्फ लेफ्ट का बात करेंगे तो 24 ही ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ लेफ्ट लिख सकता है, क्योंकि 2 व्यक्ति 26 गो में से 2 व्यक्ति ऐसा है जो लेफ्ट और राइट दोनों लिख सकता है। तो दोनों गुण को हटा देंगे तो सिर्फ लेफ्ट की बात करेंगे तो 24 ही व्यक्ति सिर्फ लेफ्ट लिखने वाला है। उसी तरह से राइट में अगर 18 गो है, 18 गो में से 2 गो दोनों हाथ से लिख रहा है, तो राइट में कितने व्यक्ति हो जाएंगे 16 व्यक्ति जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। और दोनों हाथ से लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति। तो देखिए आपके बोला गया सवाल में, देखिए 24 और इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40, 24 और 16 और प्लस 2 42 ऐसे व्यक्ति हैं जो लिख सकते हैं। 24 को लिख सकता है लेफ्ट हैंड से सिर्फ, 16 को लिख सकता है सिर्फ राइट हैंड से, और 2 को जो है यहाँ लिख सकता है। तो 42 को लिख सकता है। 50 को टोटल व्यक्ति है, 50 को में से 42 को लिख ही लिया, तो 8 को जो व्यक्ति बच गया घटाने पर 50 में से 50 - 42 किए
तो 8 को जो व्यक्ति आया यही ऐसा व्यक्ति है जो नहीं लिख सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए देखिए, कभी कभी परीक्षा सवाल में ये भी पूछ जाता है कि लेफ्ट हैंड से सिर्फ लिखने वाले कितने हैं, तो 2 हटा देंगे, और राइट हैंड से पूछ देता तो 2 हटा देते, 16 आंसर बन जाता। तो इस पर कई सवाल बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा से ध्यान दीजिए। कहता है पता लगाएं कि इनमें से कौन सा समूह का नहीं है, यानी इस समूह से अलग है वृत्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज और अष्टकोण। देखिए बाबू, वृत्त, वर्ग है, आयत है और त्रिभुज है, अष्टकोण है। तो अगर आप वर्ग में देखेंगे, आयत में देखेंगे, त्रिभुज और अष्टकोण में देखेंगे तो ये किसी रेखा, सीधी रेखा से निर्धारित होता है, सीधी रेखा से बनाया जाता है। जैसे वर्ग बनाएंगे आप तो एक सीधी रेखा से बनाएंगे, अगर आयत बनाएंगे तो सीधी रेखा से बनाएंगे, या त्रिभुज बनाएंगे तो सीधी रेखा से बनाएंगे, अष्टकोण बनाएंगे तो सीधी रेखा से बनाएंगे। लेकिन जो वृत्त बनेगा वो तिरछी रेखा से बनेगा, ये सीधी रेखा से नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए वृत्त यहाँ पर अलग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है। देखिए, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष के व्यक्ति में, ऑस्कर पुरस्कार जो है वो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी और इसे अमेरिका देता है। तो इसमें ऑप्शन है वॉल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पिलबर्ग, रिडले स्कॉट और जोसेफ एम न्यूमैन। देखिए इसके आंसर होंगे वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी जो है डिज्नीलैंड और मिक्की माउस का आप नाम सुनेंगे, बचपन में आप देखते भी थे, तो मिक्की माउस के संस्थापक थे। तो इन्हें सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग में ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है ना। देखिए अगला सवाल को देखते हैं। तो इसका आंसर वॉल्ट डिज्नी है, जो मिक्की माउस और डिज्नीलैंड के संस्थापक हैं, तो इन्हें सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसमें? देखिए ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, सॉरी ऑस्कर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि 54 छात्रों की एक कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं। देखिए अभी तुरंत ये सवाल इस तरह का बताए थे। टोटल 54 छात्र हैं, जिसमें 24 छात्र दूध पीते हैं। जो 24 छात्र हैं वो मिल्क का सेवन करते हैं, यानी दूध पीते हैं, और 28 छात्र चाय पीते हैं। जो 28 छात्र हैं वो चाय पीते हैं, यानी टी का सेवन करते हैं, है ना। कहता है 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो सोचिए 54 को में से जो है वो 8 को कुछ नहीं पीता है, तो 54 में से 8 चल गया तो कितना बचा? 46 छात्र। 46 छात्र ऐसे हैं जो पीते हैं, चाहे चाय पिए चाहे फिर दूध पिए, जो भी पिए। कहता है मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो सबसे पहले 46 छात्र जो हैं पीने वाले हैं। अब जरा मिल्क और टी को, जो आपके मिल्क और जो चाय पीने वाले हैं उनकी संख्या को जोड़िए। तो देखिए 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 52 ऐसे व्यक्ति आ गए। लेकिन यहाँ पर तो 46 व्यक्ति ने पीने वाला है, तो जो एक्स्ट्रा व्यक्ति होता है वही दोनों पीता है। तो 46 में कितना जोड़िएगा तो 52 आएगा, 6। तो इसका मतलब है कि 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों का सेवन कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल में बोला कि 54 टोटल छात्र हैं, जिनमें से 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो जो नहीं पीते हैं उनको घटा दिए, तो 46 छात्र ही चाय पीने वाले हैं या फिर कॉफ़ी पिएंगे। लेकिन यहाँ पर जब दोनों को जोड़े तो 52 छात्र चला गया, जबकि पीने वाले तो मात्र 46 हैं। तो हम क्या किए सवाल में, देखें कि 52 पूर जाने के कारण कितना फालतू हो गया, तो 6 फालतू हो गया। 6 फालतू होने का मतलब है कि ये चाय और कॉफ़ी दोनों को पी रहा है, ये मिल्क भी जाकर पी ले रहा है और टी भी जाकर पी ले रहा है। तो इसके आंसर कितने होंगे? 6। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन है ध्यानचंद, बलवीर सिंह सीनियर, लेस्टी वाल्टर, क्लॉडियस और धनराज पिल्ले। देखिए इसके आंसर होंगे बलवीर सिंह सीनियर। इसलिए बलवीर सिंह सीनियर, देखिए बलवीर सिंह सीनियर जो हैं सबसे पहले हॉकी में पद्मश्री पाने वाले हैं, याद रखिए। और हॉकी तो आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। साथ ही जो धनराज पिल्ले का जैसे इनमें नाम आया, वो हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। और जो ध्यानचंद आया, इन्हें तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपको पता होगा कि ध्यानचंद के कारण ही खेल दिवस मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पर ही खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, 9 नंबर तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक परिवार में X और Y बहनें हैं। बहनें होने का मतलब है कि दोनों बहन है, दोनों लड़की ही है बाबू, इस बात का ध्यान रखना है।
अगर भाई बहन बोले तो एक लड़का एक लड़की हो सकता है, लेकिन दोनों बहनें बोला है, इसका मतलब दोनों लेडीज हैं, लड़की हैं। कहता है ए की माता वाई है। वाई किसकी माता है? ए की माता है। ए की माता है तो ये लेडी थी माता है, लेकिन इसके बारे में भी कन्फर्म नहीं है कि पुरुष है या लेडीज है, लड़की है या फिर बॉयज है, जो भी हैं। सवाल में कहता है कि ए का पुत्र सी है। ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र सी है। ए का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? सी है। तो सी जो है पुत्र है, तो प्लस पॉजिटिव दिए हैं। एक्स का पुत्र बी है। एक्स का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? बी है। इस बात का ध्यान देना है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन में है, इतना तक तो बता दिए। फिर से एक बार, एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं। बहन है इसलिए दोनों को हम साथ में रखे हैं, एक जनरेशन के हैं। कहता है ए की माता वाई है। वाई, ए की माता वाई है। कौन माता है भाई? वाई माता है, यानी इसका मतलब ए कौन है? पुत्री है। तो पुत्री है तो नीचे जनरेशन में जाएगी, तो नीचे लिखे हैं। कहता है सवाल में कि ए का पुत्र सी है। ए का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? सी है। तब पुत्र है तो ये कन्फर्म हो गया। उसके बाद कहता है एक्स का पुत्र बी है। एक्स का पुत्र कौन है? बी है। तो इसके बारे में भी लिख दिए। कहता है कौन सा कथन सही है? कहता है बी और ए चचेरे भाई हैं। बी और ए चचेरा भाई, बी और ए चचेरे भाई हैं। देखिए अभी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, चचेरा भाई तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बहन की, अगर मेरी माँ की बहन या फिर हम अगर मेरी माँ के बहन के बारे में चर्चा करेंगे तो वो मेरी मौसी लगेगी, तो हम इसके मौसेरा भाई हो सकते हैं, चचेरा भाई नहीं हो सकते हैं। लेकिन आगे सवाल को पढ़ते हैं। कहता एक्स और वाई का पुत्र ए है। एक्स और वाई का पुत्र ए है, नहीं, सिर्फ वाई का पुत्र ए है, एक्स का पुत्र नहीं है। तो दूसरा तो कन्फर्म गलत है। सी नंबर आएंगे, बी का पिता एक्स है। बी का पिता एक्स है। पिता थोड़े हैं, ये तो माता है। जब बहन थी तो ये माता हो सकती है ना, ये पिता नहीं है। तो आपके सी नंबर में चले गए। कहता है सी की दादी माँ एक्स है। सी की दादी माँ एक्स लगती है, तो ये कन्फर्म नहीं है कि दादी माँ लगती है। ये मेरी माँ भी हो सकती है, तो मेरी नानी माँ के रिलेशन में चला जाएगा। और अगर ये मेरे पिता होंगे तब दादी माँ के रिलेशन में जाएगा, तो कन्फर्म नहीं है। देखिए ऐसे सवालों में बी ए चचेरे भाई हैं ज़्यादा देंगे। यहाँ पर देखिए सवाल जब उलझा हुआ वो थोड़ा समझेंगे। चचेरे भाई का मतलब कजन्स जो है ब्रदर होता है, और कजन चचेरा ममेरा फुफेरा सब में लिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर ए नंबर को आंसर देंगे कि ए चचेरे भाई हैं। किसके चचेरे भाई हैं? बी के। ए चचेरे भाई, यहाँ पर मौसेरे भाई है, इसके आंसर मौसेरे भाई होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चचेरे भाई लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उसका इंग्लिश में जो अर्थ होता है वो कजन होता है, और कजन सबके लिए उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। कहता है एथेनॉल, क्वेश्चन नंबर 11 जीएस का है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिला करके ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और ये मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है। इसे भारत में जो है वो अक्षय ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत मतलब वो कभी खत्म ना होने वाला, इसलिए क्योंकि भारत में गन्ना की खेती कभी समाप्त नहीं हो सकती है, जिसके कारण इसे अक्षय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो यहाँ सवाल में पूछा कि एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, तो एथेनॉल देखिए गन्ना से प्राप्त होता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी में आपका प्राप्त है। और जो गन्ना का जो छिलकोइया आप बोलते हैं, जो उसका जो सूख जाने, जो चूस लेते हैं उसको खोली को फेंक देते हैं, उस खोली से विद्युत का उत्पादन भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। जीएस के सवाल को कोशिश करेंगे जितना आप समझा सकें आपको। 12 नंबर, एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए औसत चाल पूछा है, ये औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना, 8 4 कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। और समय चाहिए, तो समय तो मेरे पास दिया हुआ नहीं है, मेरे पास दूरी है और चाल है। तो समय का एक फार्मूला होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 8 किलोमीटर के लिए चाल कितना है, 15, तो लिखेंगे 8 किलोमीटर 15 के चाल से। और 4 किलोमीटर के लिए चाल कितना है, 20, तो लिखेंगे 4 किलोमीटर 20 के चाल से। ये कट रहा है, 1/5 हो जाएगा, तो भिन्न का जोड़ हो गया 12/8/15 प्लस 1/5, लघुत्तम कितना 15,
तो हो गया 8 + 3 यानी 8 × 3 = 11, तो हो गया 12 × 15/11। भागा मारिएगा, जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं सवाल को। निम्न कहता है सवाल में, एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो औसत चाल बताइए। तो औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 8 × 4 = 12 किलोमीटर, समय तो दिया हुआ नहीं था, तो दूरी बटा चाल करके सॉल्यूशन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए मोटापे को नापने के लिए हम BMI का यूज करते हैं। BMI क्या है भाई, तो BMI एक ऐसा यंत्र है जिससे हम मोटापा नापते हैं। ये चर्बी को नहीं नापता है। क्या कहता है ये कि वजन के जो लंबाई आपकी होती है उसके साथ वजन का अनुपात बताता है कि कितना लंबाई पर कितना वजन होना चाहिए, तो BMI के द्वारा ज्ञात होता है। तो इसके आंसर क्या होंगे, BMI, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगला है 14 नंबर। रमेश से दिनेश बड़ा है। रमेश से कौन बड़ा, दिनेश बड़ा, तो जो बड़ा है ऊपर लिखाएगा। रमेश से दिनेश बड़ा है, रमेश से बड़ा कौन है, दिनेश। दिनेश से बोमन छोटा है। दिनेश से बोमन नाम का एक व्यक्ति है जो छोटा है। कहता इन सब में सबसे छोटा कौन है। देखिए इन दोनों में सबसे छोटा कौन है ये तो हम बता ही नहीं सकते हैं। इससे जरूर छोटा बोमन है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं या इन दोनों में कौन छोटा है ये सवाल में कन्फर्म नहीं है। तो आंसर इसके जाएंगे पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कन्फर्म ही नहीं है कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़ा पूछता तो दिनेश हो जाता, लेकिन सबसे छोटा पूछा इसलिए कन्फर्म नहीं है, पता नहीं कर सकते। इनको और आंकड़ा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। लीवर जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरसी आप देखे होंगे, कैंची देखे होंगे, जिससे आप चिमटा देखे होंगे, जिससे आप पकड़ सकते हैं, वो लीवर के तौर पर ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए आप कैंची ही ले लीजिए, मान लीजिए कैंची है, तो कैंची में आप देखते होंगे कि इस तरह की कैंची में आकृति बनी। ऐसे स्क्रीन पर मैंने देखो यहाँ दे दिए हैं, कैंची को बना दिया है। देखिए मान लेते हैं ये कैंची मेरा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है और इस पॉइंट, तीनों पॉइंट के बारे में जानिए। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको हम फलक्रम बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं इस पॉइंट को, और इस पार्ट को इफोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपके देखिए ऑप्शन में क्या क्या है जरा गौर कीजिएगा। लीवर वह बिंदु कौन सा जो अपने स्थान पर स्थिर रहता। लीवर का मतलब यहाँ पर आप कैंची समझ सकते हैं या सरसी समझ सकते हैं। तो कहता है जो अपने स्थान पर स्थिर रहेगा। तो आप देखते होंगे बीच में यहाँ पर कैंची में रिपीट लगा होगा, और रिपीट स्थिर रहता है, वो हिलता डोलता नहीं, मतलब वो उसका कोई काम नहीं, बस वो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। इसी को इंग्लिश में हम फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इफोर्ट हो गया जिस पर आप जो प्रेशर देकर के कैंची को दबाते हैं, इफोर्ट कहलाता है। और देखिए अगला है आपका लोड, भार। इस चीज़ को लोड कहते हैं, भार कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। लोड, LOAD है ना, लोड भार कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। सवाल देखिए थोड़ा टेक्निकल आता है कभी कभी, तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखना भी होगा। ऐसे सेट बनाते बनाते भी कन्फर्म हो जाएगा। ऐसे देखिए हम यहाँ पर ग्राफ में समझा दिए बढ़िया से, तो आप इसे देख करके समझ लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो इसके आंसर आपको याद रखना है कि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। तो देखिए ये सब सवाल आसान सवाल नहीं, सब आप आसानी से बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी लगता है। एक मिठाई मान लिया जाए हमको ये मिठाई बनाना है, तो इसमें 5 कप दूध 5 कप मिल्क लगता है, तो 3 कप चीनी लगता है, ठीक है। अब सवाल में बोल रहा है कि अगर 25 कप दूध मिल जाए, 25 कप मिल्क हो जाए, तो कहता है बताइए चीनी कितना लगेगा। बहुत आसान सवाल है, एक एक नियम का सवाल है। 5 कप अगर दूध चाहिए तो 3 कप चीनी चाहिए आपको। अगर 25 कप कर देंगे तो 5 × 25, तो यहाँ भी 5 से गुना कीजिए, 15 कप चीनी लगेगा। अगर 5 कप में 3 कप चीनी लगेगा तो 25 कप में 15 कप चीनी लगेगा। 5 × 25, तो यहाँ भी 5 से गुना करके देखेंगे। बहुत आसान सवाल ही सब होता है। इस सवाल में तो आप रेलवे का ऐसे भी सवाल ईजी ही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं, मान लेते हैं कैच से खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ी क्या हैं, मजबूत हैं। एम के अंदर है मजबूत।
कहता है सभी सशक्त लोग लंबे हैं। सशक्त लोग, लंबे का मतलब मजबूत मत समझिएगा, मजबूत यहाँ पर अलग है। कहता है सभी सशक्त लोग जितने भी हैं वो क्या हैं, लंबे हैं। जितने भी सशक्त हैं सब के सब लंबा के अंदर होना चाहिए। सवाल में फिर आगे कहता है अजीत सशक्त है। अजीत नाम का एक व्यक्ति है जो सशक्त है, तो सशक्त ये ग्राफ था, अजीत को अंदर डाल देते हैं। अजीत क्या है, सशक्त के अंदर है, यानी अजीत जो है वो सशक्त है। ठीक है। सवाल में कहता है अजीत एक खिलाड़ी है। अजीत जो है वो खिलाड़ी को किसी प्रकार से टच नहीं कर रहा है, इसलिए पहला जो आपका है वो गलत है। दूसरा है कि अजीत लंबा है। देखिए अजीत अगर सशक्त है तो अजीत लंबा भी है, क्योंकि लंबा के अंदर है, तो दूसरा नंबर आपका जो पॉइंट है वो सही है। तीसरा नंबर है कि अजीत एक लंबा खिलाड़ी है। अजीत लंबा जरूर है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, तो तीसरा नंबर क्या है, गलत है। चौथा नंबर कहता है कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तो आंसर इसके बी जाएंगे, 2 नंबर कि अजीत सशक्त है। अजीत जो है सशक्त के अंदर है, इसलिए आंसर इसके बी नंबर सटीक जाएंगे। आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 18। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं जरा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य बताइए। देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अब 20% लाभ है, तो रिलेशन क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा रिलेशन 100/20 का लाभ कमाया, 120, 0 कट गया, 12×4 से 1200 रुपया। इसके आंसर क्या होंगे, 1200 रुपये। 1200 रुपये इसका क्रय मूल्य है। दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, कहता है 20% लाभ होता है, तो 120% का वैल्यू 1244, 0 से 0, 12 से 12 मरते कैंसिल, तो 1% का वैल्यू 12, तो 100% का वैल्यू कितना, 1200। क्रय मूल्य अपने आप में 100% मान लिया जाता है। तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, इस मेथड से बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 22 तक ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ के क्वेश्चन को, तो ग्राफ देखिए आपके सामने है, तो क्वेश्चन मैंने दे दिया है, तो ग्राफ बनाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी की कार के केवल 3 मॉडल हैं, 1, 2, 3। इनकी बिक्री के आंकड़े नियमानुसार दिए हुए हैं। वर्ष मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3 दिया हुआ है। वर्ष एक तरफ दिया हुआ है 90 से 95, 96 से 2000 तक, 2001 से 2005, 2006 से 10, 2011 से 2015 तक। कहता है उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए। ये तालिका आपका दिया हुआ है। कहता है इनमें से कौन निश्चित रूप से गलत है। तो देखिए कहता है लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानी है। देखिए जब ऐसा सवाल आए तो ऑप्शन से भी पता चलता है कि किस तरह का सवाल ही बनने वाला है। और लगता है कि कंपनी 1 को बिक्री पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो क्या करना है हमको कि कंपनी 1 का सारा मॉडल जोड़ के देखना है। जो मॉडल 1 लिखा हुआ है, मॉडल 1 सबको जोड़ के देखना है। नीचे वाला का सबका क्या करना है, ऐड करना है। उसी तरह 2 वाला भी देखना है, उसी तरह 3 वाला भी देखना है। तो देखना है कि जिसमें क्या वृद्धि है, कमी है, उसके अनुसार से ऑप्शन को मैच करवाना है। तो सवाल बहुत ईजी होता है, बस इसमें कैलकुलेशन है। कहता है 2011 से 2015 की अवधि में मॉडल 1 और 2, तो 2011 से 15 में सबसे नीचे दिया हुआ है। देखिए गौर कीजिएगा, वर्ष में सबसे नीचे 11 से 15 दिया हुआ है। कहता है अवधि में 1 और 2 की बिक्री में हिस्सेदारी में कितना अंतर है। तो देखिए एक मॉडल 1 में जो है 91,600 है और मॉडल 2 में 16,400 है। तो देखिए कितना कम हो गया, 91,600 से 16,400 कम है। तो कितना कम है बटा किससे कम है, तो 91,600 से कम है, गुने 100 कर देंगे, निकाल देंगे कितना प्रतिशत का अंतर है, बिक्री की हिस्सेदारी में कितना का अंतर है। चलिए हो गया 1 और 2 की बिक्री में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक है। तो किस अवधि में, यानी वर्ष में। तो 90 से 95 तक मॉडल 1, 2, 3 यानी 19,000, 41,300 और 6,412 तीनों को जोड़ के देखना है। उसी तरह 96 के तीनों को जोड़ के देखना है। जिसका 1 लाख से पार कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल तीनों कैलकुलेशन के सवाल थे जो आपको करना है। अगर आपको दिक्कत होगा, देखिए ऐसे सवालों को थोड़ा बहुत आप देख के भी समझ सकते हैं अगर आपके पास बुक होगा तो। लेकिन ये सवाल बहुत आसान था, कैलकुलेशन के कारण छोड़ दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आप कीजिएगा। देखिए नहीं तो काफ़ी यहाँ पर टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो देखिए सबसे पहले छोटा ग्रह जो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास प्लूटो, बृहस्पति, बुध और पृथ्वी है। तो सबसे छोटा बुध ग्रह है आपका। बुध ग्रह जो है उस सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, जिसके कारण ये सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में कर लेता है। तो अगर सवाल आएगा कि सबसे जो
छोटा ग्रह है तो वो बुध हो गया। और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो बुध है। कितने दिनों में? तो 88 दिनों में। ये ध्यान रखना है ना। चलिए, तीसरा आंसर क्या हो जाएंगे? बुध हो जाएंगे। देखिए, प्लूटो को जो है 2006 के प्राग सम्मेलन में बाहर कर दिया गया था। इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ये जो है वो आपका 2006 में हटा दिया गया। परीक्षा 2016 में पढ़ा था, तो इसका मतलब प्लूटो का आंसर नहीं लेना, क्योंकि प्लूटो ग्रह है ही नहीं, प्लूटो बौना ग्रह में रखा गया है। तो इसके आंसर क्या होंगे? बुध होंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदे। 120 किलो आलू, क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। ध्यान दीजिएगा, 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो के भाव से। 1 किलो का दाम 24 रुपया है, तो 120 किलो का दाम निकालने के लिए 120 गुने 24 करना होगा, जितना मान आ जाएगा। अब सवाल में कहता है कि 80 किलो आलू 50% लाभ पर, तो 80 किलो आलू के दाम कितना हो गया? 80 गुने 24 ने, क्योंकि 1 किलो का दाम 24 रुपया है, तो 80 किलो गुने 24 कर दिया, 80 किलो का दाम निकल गया। कहता है 80 किलो आलू 50% के लाभ पर। देखिए, पहला सेट में भी इस तरह का सवाल आ चुका है। 50% पर लाभ पर निकल जाएगा, बाकी 25% हानि पर। तो 120 kg में 80 kg आप ले लिए, तो बाकी कितना बचा? 40 किलो। और 40 kg का भी भाव 24 रुपये के भाव से लगेगा। कहता है 25% की हानि पर। 25 की हानि पर मतलब कितना? 75/100। कहता है बताइए कुल कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ? तो इसका मान निकाल लेना है गुना करके, और इसका मान निकाल लेना है गुना करके। जितना आएगा दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। और देखना है इसका जो मान आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको घटा के देखना है। तो वही कितना कम बटा किससे कम, गुने क्या करना है? 100। पता चल जाएगा कितना का हानि हुआ है। कैलकुलेशन है तो इसलिए कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप ही कीजिएगा। जब सेट बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना होगा। सवाल में है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? आंसर है कूलम्ब। याद रखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? कूलम्ब। देखिए, फिजिक्स जब आप पढ़िए तो पहला चैप्टर ही आपका एसआई मात्रक से दिया हुआ है। इसको तो आप जरूर याद कीजिए, क्योंकि हर परीक्षा में 2 सवाल यहाँ से होता है। अगला, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपनहेगन या कोपहेगन, जो भी कहिए। तो डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपहेगन। इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये होगा कोपहेगन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 मिटा देते हैं इसे। देखिए, जहाँ कैलकुलेशन है थोड़ा छोड़ दे रहे हैं ताकि आप काम कर लीजिएगा। और अगर दिक्कत लगेगा आपको तो फिर आप हमसे पूछिएगा। देखिए, 0.04x अब बराबर है 0.608। 0.608 x का मान बताइए। तो x से x तो जुड़ सकता है, तो आप जब जोड़ेंगे 3.04 है तो हो जाएगा 3.04 x बराबर 0.6608। 2 अंक इधर पट्टी 2 अंक इधर पट्टी हट जाएगा, तो दशमलव यहाँ से यहाँ हटा देते हैं, यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर 3 अंक है। अब देखिए, काटिएगा तो कैसे कटेगा ये? देखिए, आप इसे काटिएगा तो 2 मरते उम्मीद है कट जाएगा, क्योंकि 0 का तो पहले वैल्यू है नहीं। तो इसको काटिएगा तो 2 मरते, देखिए 30 दूनी 60 है, 4 दूनी 8, 2 मरते के लिए 0.2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 0.2। ऑप्शन नंबर में देखिए 0.2 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर बी में 0.2 लिखा हुआ। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बी नंबर 28 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 28 के बाद। 29 नंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस में हुआ था। ये करंट का सवाल है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो परिवर्तन सम्मेलन हुआ था वो उस समय पेरिस में हुआ था, इसको ध्यान रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जो मांद के लिए शेर है वो चिड़िया खाने के लिए क्या है? तो मांद में शेर रहता है, चिड़िया खाना में चिड़िया रहेगा, आंसर चिड़िया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर, नीचे विवरण दिए गए हैं, उनके बाद कुछ निष्कर्ष हैं। सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के अनुसार यदि भिन्नता मालूम हो तब भी आपको दिए गए विकल्पों को ही सही मानना है। विवरण है, देखिए क्या है विवरण में? बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, बात सही है, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों के ऊपर चीखती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। नेगेटिव भाव तो बिल्कुल नहीं बताना ऐसे सवालों में। निष्कर्ष कहता है सभी माता पागल होती है, ऐसा कहना गलत है। अगर कोई माता अपने बच्चे पर गुस्सा करती है, चीखती है, तो इसका मतलब पागल नहीं होता है। तो ये पहला तो निश्चित रूप से गलत है। दूसरा है बच्चे अपने माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर बच्चा इसलिए शरारती हो जाता है कि माता उस पर चीखती है, तो ये कहना गलत है। इसलिए मेरे ख्याल से आंसर दोनों गलत है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1 और 2 निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32,
यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक 80 है। 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम बालू है, एक का नाम बेंजामिन है और एक का नाम बाबुर है। देखिए आप ऐसे तो याद नहीं रख पाइएगा, तो हम लिख देते हैं बालू को BL कर देते हैं, बेंजामिन जो लिखा हुआ है उसको बेजे कर देते हैं और बाबुर जो लिखा हुआ है उसको BB कर देते हैं। तो कहता है इनका औसत अंक 80 है। 80 क्या है? औसत अंक है। तो कई व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। तो गुना करेंगे योग निकालने के लिए 3 से, 8 दिया 24। औसत गुने संख्या बराबर योग होता है। तो संख्या कितने हैं? 3 गो, इसलिए 80 गुने 3 किए हैं। अब कहता है सवाल में कि बेंजामिन तथा बाबुर के औसत अंक 85 हैं। बेंजामिन के और बाबुर के जो औसत अंक है वो कितने हैं? 85। अब ये 2 ही व्यक्ति हैं तो इसके लिए 2 से गुना करेंगे तो 85 दूनी 5 दूनी 10 के 8 दूनी 16 1 17 170। तो सोचिए जो 240 से 170 हो गया किसके कारण? बालू के कारण। घटा देंगे तो देखिएगा 70 आपका 70 मान आ जाएगा। कहता है बालू के अंक क्या थे? 70। घटाने पर कितना पता चला? 70। बहुत आसान सवाल थे औसत के। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। मनोज और हरीश तबला बजाते हैं। देखिए एक का व्यक्ति का नाम है मनोज, एक व्यक्ति का नाम है हरीश। पहले सब व्यक्ति को लिख लेते हैं। उसके बाद है जेकब और हरीश के बाद है मनोज, हरीश के बाद केतन और केतन के बाद क्या है? जेकब और कोई हैं? बस यही 4 व्यक्ति का नाम है। कहता है अब बजाने वाले क्या क्या है भाई? एगो का नाम है, एगो बजाता है तबला और तबला के बाद ड्रम। कोई तबला बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है और कोई बांसुरी बजा रहा है और कोई वायलिन बजा रहा है। यही बजाया जा रहा है। तो देखिए कहता है मनोज और हरीश तबला बजाते हैं। मनोज भी तबला बजा रहा है और हरीश भी तबला बजा रहा है। मनोज और हरीश तबला बजा रहे हैं। केतन और हरीश ड्रम बजाते हैं। केतन और हरीश, तो हरीश को ड्रम बजा रहा है और केतन भी बजा रहा है। इसके बारे में भी गलत है चर्चा। सवाल में कहता है मनोज और जेकब बांसुरी बजाते हैं। मनोज और जेकब, मनोज बांसुरी बजाता है और जेकब भी बांसुरी बजाता है। तो जेकब के बारे में कर दिए, बांसुरी बजाता है। जेकब और केतन वायलिन बजाते हैं। जेकब और केतन जो है वो वायलिन बजाते हैं। तो वायलिन कर दिए। इनमें से किसने 2 वाद्य यंत्र बजाए हैं? देखिए वो किसने 2 वाद्य यंत्र? तो ये भी 2 गो बजा रहा है, ये भी 2 गो, ये भी 2 गो और ये भी 2 गो। इसका मतलब चारों जो व्यक्ति है वो 2-2 यंत्र बजा रहा है। सवाल तो बहुत आसान था, है ना, पजल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। इसके आंसर चारों हो जाएंगे। चारों 2-2 यंत्र बजा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? वह कौन सी 3 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी है जो 15, 25 और 30 से 15, 25 और 30 से विभाजित हो जाए और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो 999 होती है, लेकिन कहता इन सब से विभाजित भी होना चाहिए। तो देखिए अगर इन सब का लघुत्तम निकालिएगा तो 15 लिखा हुआ है। 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 छक 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दहेंगे 150 इसका लघुत्तम हो गया, है ना। तो सवाल में बोलता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 999 तक पहुंचने के लिए देखना होगा कि कितना मतलब करेंगे। तो देखिए 15 इसी में गुना कीजिएगा। 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 सती 75 से 105 पार कर जाएगा। 15 छक 90, 900। तो इन 999 के बाद जो अगर इन तीनों से कटने वाली संख्या है वो 900 है, जो तीनों से विभाजित हो जाएगी। तो इसके आंसर कितने हैं? 900, आंसर नंबर ए में। अगला सवाल है 35 नंबर। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अलीकुट जो बांध है वो सबसे पुराना है। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध जो उड़ीसा महानदी पर है बना हुआ। अब भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ सवाल में पूछ दिया सबसे पुराना बांध कौन है? तो ग्रैंड अलीकुट बांध है जो सबसे पुराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है? और यहाँ पर लिखा हुआ 8, 27, 50, 125 और 343। देखिए ये 2 का क्यों है, ये 3 का क्यों है, तो 4 का क्यों होना चाहिए, 5 का क्यों है, यहाँ 7 का क्यों है। तो देखिए यहाँ पर होना चाहिए 64। तो 50 जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सब किसी न किसी का क्यों है, लेकिन 50 किसी का क्यों है, नहीं है। तो इसलिए 50 आंसर यहाँ पर है। 50 किसी का क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37।
26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा में 8वां स्थान है। देखिए टोटल 26 बच्चा है, 26 बच्चा मान लेते हैं टोटल है इसमें। तो सवाल में कहता है सैमुअल सबसे छोटा में 8वां स्थान है, यानी नीचे से मान लेते हैं छोटा वाला, ऊपर से मान लेते हैं बड़ा वाला, तो नीचे से 8वां स्थान है, यानी 8 स्थान है। तो सवाल में कहता है कि तुलना की जाए तो तब उसकी स्थिति क्या होगी सबसे लंबे में। देखिए अब एक बात बताइए, जैसे ये 8वां स्थान है इसका, तो इसके नीचे कई व्यक्ति होंगे, 7 व्यक्ति तो कन्फर्म है। और टोटल कितने व्यक्ति थे 26 व्यक्ति, तो 26 में से अगर आप 8 को यहाँ घटा दीजिएगा, 7 को एगो ही मिल के 8 को घटा दीजिए, कितना बचेगा बताइए। 26 में से 8 घटा दीजिए, देखिए 26 में 8 गया तो 18 बचा नहीं। 26 में से 8 को घटा दिए तो बाकी 18 को व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक बैठेगा। ये 8वां व्यक्ति था से नीचे से 7वां, तो ये बोला कि बताइए कि कैमा व्यक्ति होगा, तो 18 तो यहीं से यहाँ तक बैठा हुआ है, तो ये जो व्यक्ति होगा वो 19वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 19वां, इसका आंसर 19वां जाएगा, क्योंकि 18 को तो इसके पहले बैठा हुआ है, तो 19वां स्थान हो गया। देखिए गौर करके, अगर आपको दिक्कत है तो 18 और 7 25 और 1 26 हो गया ना। ये सब ध्यान रखना है, दोनों तरफ से कभी कभी अंक आपको दे देगा। ये रैंकिंग का सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था। देखिए ये प्योंगचांग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में ये खेल आयोजित हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएंगे, योंगचांग जो लिखा हुआ वही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए प्योंगचांग लिखना होना चाहिए, लेकिन चलिए मिसप्रिंट है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अगली संख्या श्रेणी में क्या होगा, और आपके पास लिखा हुआ है 765, 642, 519, 396 और 273। तो देखिए घटा के देखिएगा, इन दोनों में 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, 123 है। यहाँ पर अंतर देखिएगा, 12 में से 9 गया 3 और हो गया 4 में से 3 में से गया 2 और 6 में से 5 गया 1। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, तो 9 में से 6 गया तो 3, 11 में से 9 गया 2 और इधर पर 4 में से गया 2। यहाँ देखिएगा 6 में से 3 गया 3 और ये हो गया 8, 8 में 7 गया 1, यहाँ 2 और 3 में 2 गया 1, 123। सब में देखिए अंतर क्या है। तो कहता है अगला श्रेणी क्या होगा 273 के बाद, और 273 में आप 23 जो है, देखिए सब में 23 घटते आया है, 123 जो क्या है वो सब घटते कम होते आया है, तो 123 273 में क्या करेंगे कम कर देंगे, तो हो जाएगा 0, 7 में 5, देखिए 150। तो इसका आंसर कितने जाएंगे 150 आंसर जाएंगे, सी नंबर आंसर में बैठा हुआ है, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखिए रीजनिंग का सवाल था। 40 नंबर है, यदि एक आयत का परिमाप 24 है, परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मान कितना दिया है 24 दिया है। तो देखिए आप 2 से जब काटिएगा 12 मरते, तो l + b = 12 लिख सकते हैं। कहता है अब देखिए लंबाई और चौड़ाई की बात थी, कहता है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना यानी x, तो ये कितना है 2x, चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई को x माने तो लंबाई कितना हो गया 2x हो गया। और देखिए जब l + b का मान 12 होना चाहिए, 2x और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x = 12, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 4, यहाँ 4 की जगह तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तब ना 12 पूरेगा। अब सवाल में पूछा कि बता दीजिए उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल जो है वो आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितना है 8 और 4, तो 800 कितना 32, तो इसके आंसर क्या होंगे 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो पानी के अंदर जब वस्तु का पता लगाते हैं उसके लिए सोनार का उपयोग करते हैं, और हवाई जहाज का दिशा उसका पता लगाते हैं उसके लिए रडार का उपयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर है 42, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछ देगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। देखिए बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सब सवाल भी पूछता है, गवर्नर जनरल भी टॉपिक को आप देख लेंगे, इससे सवाल भी परीक्षा में पूछते रहता है। चलिए अगला है क्वेश्चन, आपका ग्राफ दिया हुआ है पाई चार्ट, ग्राफ से 10 क्वेश्चन आए थे, तो इसी तरह सीरीज में पूछ दिया गया है। ग्राफ से क्या कहता है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा, पाठशाला में यहाँ पर होना चाहिए, पाठशाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें।
तो देखिए सबका दर्शा दिया कि वायलिन 16% बजाता है, बीना 30% व्यक्ति बजाता है, तबला जो है 29% और गिटार जो है 25% बजाता है। कहता है जो छात्र गिटार बजाते हैं, तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं, तो गिटार का जो है वो 25% वैल्यू देल है। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है? वायलिन बजाने वाले, तो वायलिन का देखिए कितना है, 16 दिया हुआ है। तो कहता है इनका अनुपात कितना है, यही आपसे पूछ दिया गया है कि बताइए इसका क्या है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 25:16। ये तो कटने वाला है नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि कुल 300 छात्र हैं, कुल यानी 100%, क्योंकि सबको जब आप जोड़िएगा नहीं तो 100% मिटा दें। क्वेश्चन नंबर कितना था, 43 नंबर। 43 नंबर आपसे पूछ दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, सो देखिए। कहता है यदि कुल छात्र 300 है, तो कुल छात्र अपने आप में 100%, क्योंकि सबका प्रतिशत जोड़ेगा तो 100 आएगा, तो 100% बराबर 300, तो 1% का वैल्यू कितना, 3। कहता है तबला बजाने वालों और बीना बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। तबला और बीना, देखिए तबला का जो मान है वो 29% है और बीना का जो मान है वो 30% है। तो तबला और 29 और 30 में कितना का अंतर है, 1% का। तो 1% का वैल्यू आपको निकालने बोल दिया, बोला कितना अंतर है, तो 1% का वैल्यू कितना, 3। आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 45, मिटा देते हैं इसे। 45 क्या है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए। देखिए टोटल जो होता है वो प्रतिशत में 100% होता है, लेकिन डिग्री में 360 डिग्री होता है। तो अगर काटेंगे तो 1% का वैल्यू निकलेगा 3.6 डिग्री, क्योंकि वो 10 है तो वहाँ तक पॉइंट मारेगा, तो हो जाएगा 3.6%। और यहाँ सवाल में आपसे पूछ दिया कि वायलिन से संबंधित बताइए, तो वायलिन का देखिए मान कितना दिल है, तो वायलिन का देखिए ऊपर 16% दिया हुआ है, तो 16% का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकाल देना है। तो इसको इतना बटा 10 गुने क्या कर दें, 16। तो देखिए आप ऊपर वाले दोनों को गुना कर दें, देखिए 36 गुने 16 कर दें, 36 गुने 16, 36 छक 216 और 36 एकम 36, तो हो गया 6, 6 1 7, 3 2 5, यानी 576/10। तो आप कह सकते हैं 57.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके क्वेश्चन नंबर आंसर सेंटीग्रेड ने 57.6 डिग्री। चलिए तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार हैं, पी वो आर एक विवाहित जोड़ा है, पी की लड़की एस है, आर का पुत्र क्यू है, लेकिन क्यू की माता आर नहीं है। देखिए सवाल को, ऐसे सवालों को आप पैसेंस के साथ डील कीजिए। तब पी क्यू आर एस टी यू 6 व्यक्ति हैं और एक परिवार के सदस्य हैं, पी और आर एक विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा का मतलब हुआ पति पत्नी हो सकता है या फिर विवाहित जोड़ा भी हो सकता है। तब पी और आर जो है क्या है, विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है। चलिए जोड़ा इसको बनाते हैं, तो पी और आर पति पत्नी होंगे। कौन पति कौन पत्नी है पता हमको नहीं है। कहता है पी की लड़की एस है, पी की एक बेटी है जिसका नाम क्या है, एस है। कहता है आर का पुत्र क्यू है, आर का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, क्यू है। इस बात का चर्चा है। कहता है लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, यही मेन पॉइंट है। लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, ये माँ नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपका पिता होगा और ये माता होगा, क्योंकि विवाहित जोड़ा था। ये अगर माता नहीं है तो पिता तो जरूर है, क्योंकि ये दोनों विवाहित जोड़ा है। कहता है आर का भाई टी है, आर का एक भाई है जिसका नाम क्या है, टी है। इस बात का ध्यान देना है। कहता है एस यू का भाई है, एस जो है यू का भाई है, एस जो है यू का भाई है। अच्छा एक बात और देखिए, सवाल में पी की लड़की एस है, सवाल में बोला पी की लड़की का नाम एस है, यहाँ बोल रहा है कि एस यू का भाई है, यू का भाई है बता रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, मिसप्रिंटिंग कहीं सवाल में लग रहा है। फिर से एक बार देखते हैं सवाल को। 6 व्यक्ति हैं, पी और आर एक विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा का मतलब यहाँ पर अब ये नहीं लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी समझेंगे बात को। कहता है पी की लड़की एस है, पी की एक लड़की है जिसका नाम एस है, यही मेन पॉइंट है। पी की लड़की एस है, पी की लड़की का नाम क्या है, एस है। आर का पुत्र क्यू है, आर का पुत्र का नाम क्या है, क्यू है। लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, क्योंकि माता नहीं है तो पिता हो सकते हैं। आर का भाई टी है भाई। एस यू का भाई है, एस जो है यू का भाई है। यहाँ पर यू भाई ये हो सकता है, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो सकता है सवाल में। तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, देखिए पुरुष कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4।
क्या 4 इसके आंसर हैं? इसके आंसर देख लीजिए, आंसर 4 दे रहा है। तो यहाँ सवाल में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर सवाल में होना चाहिए कि एस यू का भाई नहीं, यू जो है ओ एस का भाई होना चाहिए। तो इसके आंसर आप मिला लेंगे। देख लेंगे जरा सा इसके आंसर क्या हैं दिए हुए। क्वेश्चन नंबर कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 के देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी है, 4 नंबर आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए यू को भाई बनाया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में मिस प्रिंटिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखिए ग्राफ से ज़्यादा सवाल पूछा है और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ग्राफ से फिर टेबुलेशन से पूछ दिया। कहता है निम्नलिखित चार्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। क्वेश्चन है 47 नंबर, सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है? देखिए एक दिवस दिया हुआ है, कौन कौन दिन, तो रविवार से लेकर शनिवार तक दिया हुआ है। और ट्रेन दुर्घटना की मृत्यु दी हुआ है इतना मृत्यु। कहता है सप्ताह में प्रतिदिन की औसत, सबको जोड़ देना है जितना भी 142, 173, 165, 124, 198, 220 सबको ऐड कर देना है और जोड़ने के बाद औसत निकालना है। तो भागा देना है गिन करके। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 से क्या करना है? भाग दे देना है। चलिए ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक था? तो देख सकते हैं आप कि सर्वाधिक किस दिन है मृत्यु रिकॉर्ड? 142, 173, 220, 220 किस दिन है? शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए? शुक्रवार। 48 का डी नंबर जाना चाहिए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई उनके बीच कितना अंतर है? तो 220 सर्वाधिक मृत्यु है और न्यूनतम कितना है? 124, 124 दोनों का अंतर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 49। सवाल बहुत आसान है, आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? लाइका। लाइका नाम का कुत्ता गया था सर्वप्रथम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। आपको पता है कि विटामिन ए से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत गाजर, हरी सब्जी, दूध, अंडा, मछली, ये सब है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 51 नंबर हो गया। 52 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? देखिए सवाल ये थोड़ा फंसने वाला है। अगर किया गया ये सवाल कन्फ्यूजन के साथ है। देखिए अगर पूछा जाता सवाल में कि कितने मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में उल्लेख था, तो पहले जो था 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। बाद में क्या किया? संपत्ति का अधिकार को हटा करके कानूनी का अधिकार बना दिया गया। और अभी वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं और ऑप्शन में तो 6 दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मारिएगा आप? 7। इस बात का ध्यान रखिएगा। सवाल के ऑप्शन पर भी निर्भर आपको रहना है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या क्वेश्चन है आपका? देखिए गुना भाग है, ये सब तो आप बना भी सकते हैं। 0.5 और 0.4 लिखा हुआ है, को हल कीजिए। तो 5 चौके 20 लिख दिए, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो 3 अंक चाहिए। तो 0.02 आंसर हो गया इसका। देखिए 0.02 कहाँ पर लिखा हुआ है? दशमलव में तो आप गुना जानते होंगे, 5 चौक 20 लिख दिए, उसका दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक चाहिए। 3 अंक चाहिए तो हाथ 0 पॉइंट मारे, पॉइंट के बाद 0 वैल्यू 0.2 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर है अस्टेन बाकरिका जो है वही जीते थे पुरुषों के 2015 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। देखिए 7 पेज आप प्रत्येक दिन पढ़िएगा और 40 दिन में पुस्तक पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब कितना पन्ना पढ़ दिए? 280 पन्ना। 7 पेज पर दिन और 40 दिन में पढ़ा गया तो 280 पन्ना पढ़ा गया है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पढ़नी है तो कितने दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे? अब इस पुस्तक को आपको 8 दिन में पढ़ना है। 7 पेज प्रतिदिन पढ़ते थे तो 40 दिन लग गया पढ़ने में, तो 280 पन्ना पढ़ चुके होंगे। तो यदि 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो 8 दिन में पूरा पन्ना को पढ़ना है। 8 से भागा मारिए तो 8 तिया 24, अब बच के कितना है? 4, 40, 8, 25, 40, 35 पन्ना उसको पढ़ना होगा। ऑप्शन नंबर ए में है रखा हुआ 55। 35 पन्ना पढ़िएगा तो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 240 पन्ना टोटल पढ़ना है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा है। पहला नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है और दूसरा नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? कनाडा है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या क्वेश्चन है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की? देखिए DMK जो है वो तमिलनाडु का जो है एक पार्टी है और इसका नाम है CN अन्नादुरई। क्वेश्चन नंबर 57 का, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये तमिलनाडु का एक लोकप्रिय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा गया है?
क्वेश्चन नंबर 58 जो है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई कहा गया है, तो ये आंसर ध्यान रखिएगा। अगला है 100 मिलियन, जो सवाल में है 100 मिलियन कितना होता है, 100 मिलियन बराबर 10 करोड़, इस बात का ध्यान रखें। ये सब तो साधारण चीज़ है। 100 मिलियन का 10 करोड़, 10 मिलियन का मान कितना होता है, 1 करोड़। आप पढ़े होंगे, देखते होंगे, यूट्यूब पर भी लिखा रहता है 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ व्यू प्राप्त हुआ है, तो 100 मिलियन बोल दिया, तो 100 मिलियन बराबर कितना करेंगे, 10 करोड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, कंप्यूटर चीफ का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर चीफ का दूसरा नाम क्या है, ये खाली स्थान है लिखा हुआ, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रो चिप, इस बात का ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो चिप, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए थोड़ा सा जीएस को ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डीपली चल जाता है तो परेशानी होता है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। 61 नंबर है, कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर पर मूलधन का 6/25 हो जाएगा। देखिए सवाल में पी का मान भी दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 8750 रुपया, और कहता है ब्याज का दर भी दिया हुआ है 8%, कितने समय में, समय आपसे पूछा गया है, अब मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। कहता है कितने समय में इतना रुपया का साधारण ब्याज 8% की दर पर मूलधन का ब्याज जो है वो मूलधन को पी माने मूलधन का 6/25 हो जाना चाहिए। तो मूलधन आपके पास दिया हुआ है, देखिए 8750 गुने 6/25 काटते हैं, है ना। देखिए 25 दिया 75 के बाद कितना बच गया, 75 85 12, 25 पचे 25 से 350, 6 पचे 30 के शून्य हाथ में 3, 6 18 3 21, 2100 हो गया। तो 2100 क्या निकल गया, ब्याज का मान 2100 हो गया बराबर, और 8750 दिया हुआ है गुने आर का मान, टी का मान निकालना था बटा कितना 100, शून्य से शून्य कैंसिल कर दिए, काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तो 16 17 पचे 85, 86 87 और 5 पचे 25, 175 मरते, 4 मरते कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको काट छाट आप कर सकते हैं, चरका से 100 या 25 का पहाड़ा से भी काट सकते हैं। देखिए 25 7 75 से या 7 का से काटिए, 25 7 75 से और 7 21 300 मरते। अब देखिए 25 से कम 25 बच गया और बचा 5, 25 12 मरते कैंसिल हो गया, है ना। 25 देंगे 250, 25 50 12, 4 दिया 12 तो 3, टी का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये सब देखिए कैलकुलेशन का सवाल है, ये सब सवाल पर आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, जितना जल्दी कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, आसान है सवाल, आसान था। पी का मान, आर का मान, टी का मान दिया हुआ है, तो ब्याज सवाल में बोला ब्याज जो है मूलधन का 6/25 है, तो इससे क्या किया हम ब्याज निकाल लिए, ब्याज का मान पुट कर दिया, मूलधन सब चीज़ तो दिया हुआ था, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इन सब का भी ट्रिक है बनाने का, लेकिन हम ज़्यादा डीपली उन चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन के सेट का सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दी आपका सेट भी निकले। देखिए अगला सवाल क्या है, √x² प्लस y² बराबर कितना लिखा हुआ है 25, और y बराबर कितना लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, तो x का मान पूछा है, तो इसको आप हटाइएगा तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस y² बराबर 25 का मान कितना 625, और यहाँ पर y का वैल्यू 2x दिया है, तो y का वैल्यू अगर 2x पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, और x² पहले से है तो मिलके कितना हो गया 5x² बराबर 625, काटेंगे तो कितना मरते कटेगा 125 मरते, तो 125 मरते, तो x² का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 आंसर इसका सी नंबर जाएंगे √125। इस समय तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन था, सिर्फ स्क्वायर को रूट को स्क्वायर कर दिए और y का वैल्यू दिया हुआ था, मान पुट किए y का वैल्यू यहाँ पर, तो हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 x का स्क्वायर तो 4 1 5x² हो गया, तो कैलकुलेशन कर दिया, x का वैल्यू निकाल दिया। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस म्यांमार का मनाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 64, यदि A109 कार इतना रुपये में खरीदता है तो एक कार का मूल्य क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, 109 से भाग दे देना है, 2 6 4 8 9 0 7। देखिए ऐसा सवाल देने का मकसद देखिए आपका टाइम वेस्ट करना और कुछ नहीं, ऐसा सवाल थोड़ा आपको चेक करने के लिए दिया जाता है, तो बस भागा मार दीजिएगा, एक कार का दाम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है एक बस 1 घंटे में इतना किलोमीटर इतना की दूरी तय करती है, तो इतना घंटे में कितना देरी देगा। बस सेम सवाल है, एक एक नियम का सारा सवाल है। 1 घंटा में तय करता है 12 × 5 = 60 और 2 = 62/5,
तो कहता है 4 दूनी 8, 3 11/4 में कितना, तो कुछ नहीं करना है, 62/5 जो लिखा हुआ है उसमें गुना कर देना है 11/4 से। बस कैलकुलेशन कीजिएगा, जो भी आपका दशमलव आएगा वो आंसर हो जाएगा, दशमलव में चाहे जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चिन्हों की सही सेट का चयन कीजिए। चिन्हों का सही सेट आपको चयन करना है और लिखा हुआ है 34, 16, 4, 12 बराबर 26। और सेट इसमें से कोई ऐसा उठाना है जो सेट कर करके यहाँ पर प्लस भागा माइनस जो भी देना है आपको दे दीजिए और दे कर करके आप किसी तरह से 26 पुराइए। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। तो इन सब सवालों को बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन से सेट कीजिएगा, देखिएगा कौन से कैलकुलेशन करेंगे कि 26 आ जाए। सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। देखिए जोशी ने चित्रा से कहा, मान लेते हैं ये जोशी है और ये चित्रा से कह रही है कि तुम्हारी पुत्री चित्रा से कह रही है, चित्रा तो एक लड़की होगी और जोशी जो भी रहे, चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के पिता का मतलब क्या हुआ, इसके पुत्री के पिता, यानी पिता इसका मतलब क्या है, चित्रा के पति है ना, पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। जो चित्रा के जो पिता हैं वो मेरे भाई के पुत्र हैं, मेरे भाई के। तो सोचिए जोशी हैं तो इनका एक भाई है और इनके भाई का पुत्र होने का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति पुत्र हो रहा है। तो देखिए भाई को यहाँ रखिए और जोशी को यहाँ रखिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए आप पूरा सवाल को पढ़ते हैं। जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री, चित्रा की पुत्री, चित्रा को इधर ले लिए, चित्रा का क्या है पुत्री, चित्रा की तुम्हारी पुत्री यानी चित्रा के पुत्री तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री के पिता यानी इसके पति, चित्रा के पति जो है मेरे भाई के पुत्र, पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। मेरे भाई के क्या लगते हैं, पुत्र लगते हैं, यानी जो भी इनके भाई के पुत्र हैं। तो सवाल में कहता है चित्रा की पुत्री कौन है, यहाँ पर चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से, जोशी के भाई यहाँ पर है, क्या रिश्ता है। देखिए पिताजी के पिताजी क्या कहलाएंगे, दादाजी। तो आंसर क्या होंगे, दादा। आंसर नंबर इसके क्या जाएंगे, सी। 67 का आंसर कितना जाएगा, सी नंबर। आंसर इसका हो जाएगा सी, मिटा दें। ये दादाजी हैं, पिताजी के पिताजी, आंसर क्या कहलाएंगे, दादाजी। 68 नंबर है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटता है और किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो आंसर इसके क्या जाएंगे, 68 का 2 नंबर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं, है ना। चलिए कि नीचे विवरण दिए गए हैं और उनके बाद कुछ निष्कर्ष हैं। नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें पढ़ें और उसके बाद आपको जवाब देना है। तो देखिए विवरण में क्या है कि ए नंबर में लिखा हुआ है कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। ये बात सही है कि थोड़ा खर्चीली हो गई है शिक्षा। कहता है कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। तो ये बात को ही मान लेते हैं, कोई ऐसा मतलब ये तो नहीं कहना गलत है कि कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए, जिसके पास पैसा है वही कॉलेज आ सकता है, ये कहना क्या है, गलत है। निष्कर्ष कहता है कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है, ऐसा कहना गलत है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा वो भी जा सकता है, महंगा है थोड़ा सा जाना, तो इसके लिए तो ये आपका कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। इसका मतलब है कि आप अमीर को भी ले लिए, कोई भी बोल दिए इसका मतलब अमीर भी कॉलेज नहीं जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा नंबर है गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक ही पहुंच होनी चाहिए। कहना चाहता है कि कॉलेज की शिक्षा जहां तक है वहीं तक ही गरीब की पहुंच होनी चाहिए, उससे आगे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों बात गलत लग रहा है, दोनों बात ही जो है विवरण को मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसका आंसर मारेंगे। देखिए ए नंबर में है केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, बी में 2 अनुसरण करता है, सी में दोनों अनुसरण करता है, डी में 1 और 2 निष्कर्ष का अनुसरण करता है। देखिए इसका आंसर डी जाएगा। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों बात यहाँ पर गलत है। कॉलेज की जो शिक्षा है, जो क्षमता है, कहता है कोई भी कॉलेज आने की क्षमता नहीं रखता, ये कहना गलत है। और कॉलेज तक ही गरीब की शिक्षा सीमित कर देनी चाहिए, ये भी कहना गलत है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, सो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है ए अनुपात बी बराबर 2:5 और बी अनुपात सी बराबर 3:4 ये कह रहा है। तो कहता है कि ए और सी का वैल्यू बताइए। तो देखिए 2:5 और 3:4, सीधा 3 दूनी 6, सीधा यहाँ पर तिरछा किए 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 और 5 चौके 20।
तो यहाँ सवाल में पूछ दिया ए और सी के बारे में, तो ए का 6 है और 20 है सी का, तो इसका भी आधा होंगे, तो 3 अनुपात कितना 10। देखिए बी नंबर ऑप्शन में है 3 अनुपात 10, ये आप पढ़ भी चुके होंगे। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 3 अनुपात 4, तो आप यहाँ कवर कर सकते हैं। और ऐसे भी देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 5 चौके 20, यहाँ पर भी कीजिएगा तो 3 अनुपात 20 कर लीजिएगा। तो आप जितना स्टेप काट सकते हैं, अगर बनाया हुआ है तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, मिटा देते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद है क्वेश्चन नंबर 71। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? गैनीमेड जो है वो बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जिसका आकार बुध से भी ज़्यादा है और इसका रंग पीले कलर का है। तो ये ध्यान रखना है कि गैनीमेड के बारे में। तो गैनीमेड पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति का उपग्रह है, तो इसका आंसर क्या है? बृहस्पति। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। AQI क्या अभिप्राय है? देखिए AQI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एयरपोर्ट होता है एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स। इसका काम है एयरपोर्ट पर क्वालिटी को चेक करना हो गया या जहाज़ों के परीक्षण में काम करना हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? AQI, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स। 73 नंबर क्वेश्चन है, जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है, यानी बीमारी में आप टीकाकरण लगाते हैं, वैसे रखरखाव के लिए, तो आप ऑप्शन है रंग करना, खराबी, खर्च, तेल लगाना। देखिए खराबी, देखिए बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण का उपयोग करते हैं, खराबी से बचने के लिए रखरखाव सही होना चाहिए, रखरखाव जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या होना चाहिए? खराबी। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया है। कुल छात्र कितने हैं? क्वेश्चन नंबर क्या है? 74। कुल छात्र कितने हैं? सो ध्यान दीजिए, कुल छात्र दिए हुए हैं आपके पास 1200 और सवाल में कहता है उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया, तो प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है और दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय जाते हैं। देखिए कितने छात्र कार द्वारा, तो टोटल छात्र कुल कितने हैं? 1200 और कार द्वारा, तो देखिए डिग्री में अगर टोटल जोड़िएगा नहीं तो टोटल 360 डिग्री होता है, अगर प्रतिशत में होता तो 100% होता है। तो बोल दिया बताइए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो जाते हैं किसके द्वारा? कार के द्वारा जाते हैं। तो कार का 150 डिग्री वैल्यू है, कितना है? 150 डिग्री। और टोटल मान कितना है भाई? 1200, तो 1200 गुने 150 बटा 360 कर दीजिए, इतना पर भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कुल है 1200, 1200 का ना 150 डिग्री जा रहा है, तो 1200 का 150 डिग्री, तो 150 डिग्री कितना में? 360 डिग्री में। टोटल से तुलना कर देंगे, देखिए का आंसर आ जाएगा। यहाँ काटिएगा तो 0 0 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 12 3 36, 3 मरते 3 5 15 कट गया, तो यहाँ 500 डिग्री, 500% का संख्या किसके बारे में पूछा? अच्छा संख्या के बारे में पूछा, क्योंकि टोटल संख्या 1200 दिया हुआ है, तो 500 संख्या। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर। खो खो के खेल में खेलने वाले के समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल योगा डे। आपको पता होगा कि मोदी जी के प्रयास के द्वारा यूएन में जो है इंटरनेशनल योगा डे लाया गया था, और याद रखिए 2015 से लागू हुआ था और 21 जून को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। इसमें अमेरिका जो है इस बहुत मदद किया था उस समय इस प्रस्ताव को लाने, मतलब इस दिन को मनाने के तरह से। तो इसका 21 जून आंसर हो जाएगा। 21 जून 2015 से योगा डे मनाया जा रहा है, ये बात का भी ध्यान रखना है। कभी कभी सवाल परीक्षा में हो सकता है पूछ दे आपसे कि योगा डे कब से मनाया जा रहा है, तो याद रखना है 21 जून 2015 से। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, याद रखना है। इसका आंसर क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में बांटा जाए, 12 मीटर लंबा छड़ है और इसको 25 भाग में बांटिएगा, तो 25 चौके 100, 12 चौके 48, भागा मारिएगा तो आ जाएगा 4.8 मीटर में। तो ऑप्शन पर जाइए भाई, ऑप्शन में 25 चौक यहाँ पर दशमलव यहाँ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, जब 12 को आप 25 से भागा मारिएगा तो आ जाएगा 0.48 आ जाएगा। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, दशमलव है तो टूट गया 100 में, 100 से 100 कट गया, यानी 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन में है, तो आप देखिएगा गौर करके बी नंबर ऑप्शन में 48 सेंटीमीटर से। देखिए मीटर था, सेंटीमीटर में भी चेंज करके आप काम कर सकते हैं, आपका मन होता तो कर देते 1200 सेंटीमीटर बटा 25, अब तो मारिएगा तो आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है 79 नंबर है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। तो मान पूछा है आपसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर भाट, यही सवाल है। देखिए एक बात बताइए आप, देखिए फार्मूला इसीलिए बोलते हैं त्रिकोणमिति में, फार्मूला याद रखिए। देखिए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है, इस बात का ध्यान रखना है। अब पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर का मतलब हो गया सेक थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और एक बार माइनस में भी लिखा सकता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी यहाँ पर टेन थीटा होगा, मिस प्रिंटिंग सब ध्यान रखिएगा। देखिए बाबू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक बार प्लस में लिखिए एक बार माइनस में लिखिए, बराबर कितना 1। अब देखिए आपका माइनस वाला का मान दिल है 1/3, माइनस वाला का मान 1/3 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अब इस यहाँ क्या है गुना में है तो हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए गौर कीजिए 1/1/3 आएगा तो 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना आंसर 3। तो इसके आंसर क्या जाना चाहिए 3, 79 का आंसर कितना होना चाहिए 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला याद रखिए, मेन फार्मूला ये है और इसी के आधार पर ये टूट करके आया है। तो फार्मूला जब तक त्रिकोणमिति में आप याद नहीं रखिएगा तब तक आपसे कवर भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये सब चीज़ तो कमी करके मत जाइए। क्वेश्चन नंबर 81, 5x और 8x दो संख्या है, एक का नाम 5x है, एक का नाम कितना है 8x। कहता HCF तथा LCM, इसका महत्तम और लघुत्तम भी दे दिया, महत्तम भी दे दिया है 9 और लघुत्तम दे दिया है 360। लघुत्तम कितना दे दिया है 360, इस बात का ध्यान रखना है। तो संख्या दे दिया और लघुत्तम दे दिया और x का वैल्यू पूछा है, तो फार्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। आप पढ़ चुके हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करेंगे तो 8 पचे 40, या नहीं गुना करना चाहते हैं तो 5x गुने 8x बराबर 9 गुने 360, या 360 गुने 9 करेंगे। देखिए काटिए भाई, यहाँ से पहले 50 काटते हैं, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 72 मरते कट गया, 8 नमा 72, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 9 नमा 81। तो x का वैल्यू कितना 9, आपसे x का वैल्यू पूछा था, गौर करके देख लीजिए। चलिए तो इसका आंसर कितना हो गया 9। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज जेनाल सॉल्क ने की थी, इस बात का ध्यान रखना है। पोलियो की जो है टीका, इसकी खोज जेनास सॉल्क ने की है या जोनास सॉल्क ने की है, तो इसका आंसर बी नंबर है। 82 नंबर है, जो अनोखा है उसे मालूम कीजिए। मंदिर ईंट महल घर, देखिए मंदिर महल और घर ईंटा से बनता है, ईंटा इसमें अलग है, ये तीनों एक जाति में है। मंदिर महल घर तीनों ईंट से बनता है और ईंट अलग है ना, इसका आंसर ईंट हो जाएंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध को जो है फल्गु नदी, जिसको उस समय निरंजना नदी बोला जाता था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, तो इसका आंसर वही होगा बोधगया। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। जब 1 घंटा बीतता है तो 5 मिनट घंटी क्या होती है? तेज हो जाती है। तो कहती है 12 बजे घंटी सही सेट की गई, 12 बजे हम घंटी को सही सेट कर दिए और 6:30 दिखा रहा है। दिखा कितना रहा है? 6:30। अब सोचिए 12 से पहले टाइम गिनिए कि 6 बजे तक कई घंटा हुआ, तब 1 2 3 4 5 6 घंटा हो गया। तो 1 घंटा में अगर 5 मिनट जाती है तो 6 घंटा में कितना जाएगी? 6:30 आगे जाएगी कि नहीं? तो जब 6 बजेगा नहीं तो घड़ी दिखाएगी 6:30 और दिखा रही है कि नहीं, तो इसका वास्तविक समय कितना है? 6 बजे, क्योंकि वो 6 घंटा में 30 मिनट दूरी एक्स्ट्रा तय कर चुकी होगी, तो 6:30 तय कर रही है 6 घंटा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 मिटा देते हैं। 85 क्या क्वेश्चन है? a + b बराबर -2 और a - b बराबर 12। तो b का वैल्यू निकालना है, तो b से b कैंसिल, 2a बराबर 12 में से 2 गया तो 10, a का वैल्यू कितना? 5। a का वैल्यू 5 आ गया, तो आप यहाँ पर a का वैल्यू 5 रखेंगे, 12 में से 5 घटा देंगे, या फिर आप इधर पट्टी ले आए, जहाँ भी आप लाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर b का वैल्यू, आपसे सवाल में b का ही वैल्यू पूछ दिया है, तो a का वैल्यू आप 5 रख दीजिए। तो 5 + b बराबर -2, -2 की इधर, या फिर इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा b बराबर -2 -5 यानी -7 आंसर है। इधर उधर सिर्फ करना था, है ना, तो इसका आंसर कितने हैं? -7।
कहता है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? सबसे पहले हाइड्रोजन है, दूसरा नंबर पर हीलियम है। इस बात का ध्यान रखना है। ब्रह्मांड का बात पूछा तो इस बात का ध्यान रखिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश के यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट दी गई थी? किस देश ने दिया था? तो इसको देखिए फ्रांस ने दिया था। फ्रांस जो है अमेरिका को स्वतंत्रता में बहुत बड़ा सहयोग भी किया था। अब बाद में उसको जो है यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है फ्रांस उसको गिफ्ट में उपहार में देता है। तो आंसर इसके क्या है? फ्रांस। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधन प्रोसेसर को क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर से सवाल है। तो जो तार्किक या फिर अंकगणितीय जो घटना होता है उसको हम बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट। तो इसके आंसर क्या होंगे? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 89, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? इसका नाम था कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो हैं वो पहली एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए 89 के बाद हो गया 90 नंबर, जो चाप का वायलिन के साथ है। चाप का वायलिन के साथ है। वायलिन जब देखे होंगे कभी इस तरह से इसे करके बजाया जाता है। तो चाप का वायलिन के साथ है वही पत्ती, प्लेक्टुम पत्ती का किससे संबंध है? देखिए चाप जो है वायलिन के द्वारा, चाप उस माने डंटा को बोल रहे हैं, वो छड़ी जो है उस छड़ी को चाप बोलते हैं। तो उसके द्वारा जो है वायलिन को बजाया जा रहा है। तो सवाल में कहता है कि वही पत्ती का किस संबंध है? देखिए पत्ती का संबंध ऑप्शन है उंगली, तबला, सितार और तार। इसका आंसर आप सितार बनाइए। देखिए तबला में पत्ती का यूज नहीं है, सितार में जो है पत्ती का यूज है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 91, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार सम्मानित गए? 1913 में। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जब डायनामाइट का जो खोज किए थे, जब उनकी मृत्यु का एक बार अफवाह उड़ जाता है और लोग बोलते हैं कि मौत का सौदागर मारा गया, तो उन्हें बहुत ख़राब लगता है और अपनी सारी संपत्ति जो है वो दान कर देते हैं स्वीडन के सरकार को, और वहाँ से जो ब्याज आता है उसी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जो है प्रथम भारतीय मिलने वाले यही हैं। एशिया में साहित्य में सबसे पहला व्यक्ति हैं मिलने, पूरे एशिया में साहित्य में सबसे पहला व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी आपको पता होगा, है ना। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, चिकित्सा हो गया, फिर उसके बाद शांति हो गया, साहित्य हो गया, और शांति साहित्य और आपके शांति हो गया, साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा। चलिए 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो कभी कभी सवाल परीक्षा में पूछ जाता है कि कितने क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन अगला आप देखिए 92, एक घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी और के घंटे के मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डी कोण बजेगा? देखिए ये घड़ी है मान ले जाए, तो 10 यहाँ मान ले बजता है और 12 यहाँ पर है, यहाँ 11 है। तो छोटा वाला जो घड़ी होगा, जैसे 10 बज रहा है, तो ये मेन जो बड़ा घड़ी होगा वो 12 पर होगा, छोटा घड़ी जो होगा वो 10 पर होगा। तो हम कहेंगे ना कि 10 बज गया है। तो यहाँ से यहाँ 1 घंटा में जो दूरी तय होता है वो 30 डिग्री का तय होता है। तो सोचिए कि 2 घंटा में कितने डिग्री का दूरी तय होगा? 30 दूनी 60 डिग्री का। इसके बारे में विशेष चर्चा भी हम सब करेंगे, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का MRP बोलते हैं सूची मूल्य या अंकित मूल्य को। देखिए सवाल बढ़िया लग रहा है। एक घड़ी का MRP यानी अंकित मूल्य जो है दिया हुआ है, अंकित मूल्य 4750 तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी गई। तो 12% की छूट दीजिएगा तो 88 बटा कितना हो जाएगा? 100। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यदि दुकानदार ने उसे 3850 में बेच दिया, 3850 में, तो सबसे पहले इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए। 0 0 काट लिए, 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो गया 9 पचे 45, 46 47 5 पचे 25, 95 मरते और 44 मरते हैं। तो आप गुना कीजिएगा 95 गुने 44, जितना भी गुना करके आएगा इन दोनों का तुलना करना है, देखना है कि कम हुआ कि ज़्यादा। तो सवाल में कहता है कि उसका लाभ बताइए। इसका मतलब है कि ज़्यादा हो रहा है, अंकित मूल्य जो है वो ज़्यादा में खरीदा, मतलब जो अभी भी जब अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है विक्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी अभी भी लाभ हो रहा है। तो कितना ज़्यादा है देखिएगा कि ये कितना ज़्यादा है बटा किससे ज़्यादा है। तो 3850 तक नीचे रखिएगा, गुने 100 कर दीजिएगा, आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर,
4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। 4 गो प्रेक्षण का मतलब संख्या 17 दशमलव कितना है 5 है। जब एक नया प्रेक्षण का मान 20 है, एक नया प्रेक्षण यानी 5वां प्रेक्षण आ जाता, अच्छा नहीं 5वां जो प्रेक्षण आता है उसका मान कितना है 20 है, इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा। देखिए पहले निकाल लीजिएगा और ये जितना आएगा उसमें 20 जोड़ दीजिएगा। जैसे 4 गो का मान दिया हुआ है और 20 5वां आया है, अब बस 5 से भागा मार दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही औसत आपसे पूछा गया है सवाल में। 4 प्रेक्षण विभिन्न प्रेक्षणों का औसत इतना है दिया हुआ था तो औसत गुणे संख्या कर दिया। एक प्रेक्षण का मान 20 है, जोड़ दिया जाएगा इसमें, तब बताइए अब औसत क्या होगा। 5 से भागा मार देना है। बहुत आसान सवाल है, इस सवाल को तो आप आसानी से बना भी सकते हैं। चलिए देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं। जब ऐसा सवाल आए तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ऐसे सवालों में ग्राफ बना लिया, जितना रहेंगे 3 तो 3, 2 तो 2, 4 तो 4। तो 14 छात्रों के पास बिल्ली है, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं और 5 छात्रों के पास तोते हैं। तो बिल्ली, कुत्ता और तोता है, तो बिल्ली यहाँ लिख देते हैं, कुत्ता यहाँ लिख देते हैं और तोता यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और टोटल 26 छात्र हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कुल कितने छात्र हैं, 26 छात्र हैं। कहता है 14 के पास बिल्ली है, 14 के पास क्या है, बिल्ली है। 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं और 5 छात्रों के पास तोता है। 5 छात्रों के पास क्या है, तोता है। कहता है यदि 4 छात्रों के पास बिल्ली और कुत्ता दोनों है, 4 ऐसा छात्र है जो बिल्ली में भी शामिल है और कुत्ता में भी शामिल है, तो यहाँ लिख देते हैं। ये बिल्ली कुत्ता में भी चला गया और बिल्ली में भी आ गया है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब कहता है एक छात्र के पास कुत्ता और तोता है, तो कुत्ता और तोता कितने छात्र के पास, एक छात्र के पास, एक छात्र लिख दिए। और कहता है 3 छात्र के पास तोते और बिल्लियां हैं, तोता और बिल्ली कितने के पास, 3 के पास है। तो कहता है बताइए जिनके पास ये तीनों हो, ऐसा कोई भी नहीं जिनके पास ये तीनों हो, ये किसी के पास नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तब ऐसे कितने जिनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए टोटल 26 छात्र थे, जिसमें से 10 गो बिल्ली में से 4 गो तो दोनों के पास था, तो 4 गो हटा दिए, तो बचा कै गो, 10 गो बिल्ली का 10 गो मान। अब देखिए कुत्ता का बात करते हैं, तो कुत्ता गो में से 10 गो में से जो एक है कुत्ता भी है और तोता भी है, तो 10 गो में से एगो ही घटा दिए, तो बच गया कै गो, 9 गो। 9 गो जो है वो सिर्फ तोता के रूप में लिए हैं, याद रखिएगा। सब कह के करके 4 गो इसमें से घटा दिए 14 में से, तो सिर्फ बिल्ली का मान बच गया, और 10 गो में से एगो ही घटा दिए तो सिर्फ तोता का मान बच गया। अब देखिए 5 गो में से 3 गो घटा दीजिएगा, सॉरी कुत्ता का मान बच गया, और 5 में से 3 गो घटा दीजिएगा तो तोता का मान बच जाएगा। तब 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2 गो। तो देखिए 10, 9, 19 और 2 कै हो गया, 21 गो। तो 26 में से 21 गो चला गया, तो बाकी 5 गो ना ऐसा बच गया जिसके पास कुछ भी नहीं है। फिर से समझिए सवाल को। बोला बिल्ली, तोता और कुत्ता है, तो बिल्ली, कुत्ता और तोता बना लिए। बोला कि 14 व्यक्ति हैं जो सिर्फ बिल्ली हैं, 10 व्यक्ति जो हैं कुत्ता हैं और 5 व्यक्ति जो हैं तोता हैं, 5 गो हैं तोता हैं। अब इसमें से बोला कि 4 ऐसे हैं जो तोता और मतलब कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं, तो दोनों के बीच में आने के लिए बीच में रखे हैं, और कुत्ता और तोता के लिए 1 आया है और बिल्ली और तोता के लिए 3 आया है। ऐसा सवाल में बोल चुका है। तो 14 में से 4 घटा देंगे, सिर्फ बिल्ली का मान निकल गया। 10 में से 1 घटा देंगे, सिर्फ कुत्ता का मान निकल गया। 5 में से 3 घटा दिए, सिर्फ तोता का मान निकल गया। सबको जोड़े तो 21 गो हट गया, तो 5 ही ऐसा बच गया जिसके पास कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 95 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। अजंता की जो गुफा है वो बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है, और एलोरा की जो गुफा है उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू संप्रदाय तीनों के लिए फेमस है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अजंता की गुफा जो है वो लगभग औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और औरंगाबाद से 101 किलोमीटर दूर पड़ता है। अजंता नामक एक गाँव है उसी में पड़ता है ना। और एलोरा नामक जो गुफा है वो औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पड़ता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, रेलगाड़ी की चाल कितना है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 97। देखिए 80 किलोमीटर पर आवर की गति है उस ट्रेन की। कहता यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, ये आपका स्पीड दे दिया और ये आपका डिस्टेंस दे दिया 400 मीटर। कहता यदि एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय पूछा गया है, क्या लगेगा। तो सबसे पहले देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका दिया हुआ है 400 मीटर, और चाल जो है वो किलोमीटर में है, तो ये मीटर में है वो किलोमीटर में है, तो काम नहीं करेगा। 80 को लाएंगे दूरी बटा चाल अगर 80, तो ये किलोमीटर मीटर में तो कटेगा नहीं, तो इसको चेंज करना है, 5/18 से ही चेंज हो जाता है, ये बदल गया मीटर प्रति सेकेंड में, याद रखना है।
ये 18 के ऊपर आप कर सकते हैं, 18 के ऊपर चला गया यहाँ से हट के। देखिए 8 25 40, 5 मरते कट गया, 5 से 5 कैंसिल, 18 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया क्या, चाल। और सवाल में यही पूछा था, सवाल में क्या पूछा था, देखिए तो पूछा था कि आपका चाल समय निकालना था, तो मीटर प्रति सॉरी मीटर, तो मीटर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो सेकंड बच गया, 18 सेकंड समय पूछा गया था। अगला है PSLV का क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म देखिए सब विविध से सवाल है, सॉरी ये आपका पोलर सैटेलाइट आपका अंतरिक्ष विज्ञान से है, आप इसको कवर करके रखिएगा। 99 है राइटर्स, एक समाचार एजेंसी जिसका मुख्यालय कहाँ है, यूके में। ये ब्रिटेन का समाचार पत्र है। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट है, जिसके जन्मदाता हैं जेम्स हिकी, और भारत में समाचार पत्र के जन्मदाता भी जेम्स हिकी को ही माना जाता है। इसका आंसर क्या है, यूके का है राइटर्स, जो है राइटर्स नाम का एक समाचार एजेंसी है जो यूके में पड़ता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा हुआ है डॉल्फिन के समूह को। डॉल्फिन के समूह का ऑप्शन है गैंग, कॉलोनी, स्टूप, पॉड। देखिए इसके आंसर पॉड होने चाहिए, डॉल्फिन के समूह को पॉड करते हैं। तो आज देखिए 1 से लेकर के 100 तक सवाल को आज देखिए, और सेट नंबर आपका दूसरा है। अगले दिन हम सेट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप सिर्फ हम पर ही हमेशा आश्रित मत रहिए, खुद भी घर पर काम कीजिए। देखिए आप, अगर हम 1 सेट पर डे बताते हैं, आपको सप्ताह में 5 से 6 सेट लाने की कोशिश करेंगे। संडे आपका सिर्फ सेट नहीं जाएगा, तो 5 से 6 सेट लाने का कोशिश करेंगे। आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कम से कम 1 से 2 सेट निकालें, एक सुबह में एक शाम में निकालें। बहुत कम टाइम आप बचा हुआ है आपके पास। और जीके को कवर करें। जीएस हम अगर उतना नहीं बता पाते, अगर हम ज़्यादा बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि जो भी जीएस है उसको भी याद करते हुए चलें, और मैथ रीजनिंग को समझते चलें। अगर दिक्कत है तो आप किसी प्रकार की अगर आपको परेशानी होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, हम उस चीज़ में सुधार करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, अगले सेट के साथ मिलते हैं। 3 नंबर सेट अगले दिन होगा चर्चा। तब तक के लिए धन्यवाद।